हाय देयर, हाउ आर यू डूइंग? होपफुली यू डूइंग वेल। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये उसी तरह ही बिल्कुल मैंने पैटर्न रखा है जिस तरह आपने एसक्यूएल सर्वर का देखा होगा ना, उसी तरह, ताकि आपको सही समझने में आसानी रहे। और फ़र्क थोड़ा थोड़ा ये दोनों में, एसक्यूएल सर्वर में और माई एसक्यूएल के अंदर। तो दोबारा जब आप इसको देखेंगे उसी पैटर्न में, तो आपको दोबारा एक तो रिवाइज भी हो जाएगा और दूसरा फ़र्क भी पता चल जाएगा कि कहाँ पे फ़र्क है। तो स्टार्ट करते हैं। उसी तरह हमने इसको ASP.NET MVC कोर में बनाना है। अच्छा, ASP.NET MVC कोर इस वक्त लेटेस्ट चल रहा है, वर्जन 8, वही हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम टेम्पलेट हमने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे कोई भी नाम ले लें, मैं वही बिजनेस नाम दे दूंगा ताकि आसानी हो। नेक्स्ट करते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट पेज है, इसके अंदर आपने कुछ भी चेंज नहीं करना सिवाय इसकी ऑथेंटिकेशन टाइप है ना, इसमें आपने कर देना है इंडिविजुअल अकाउंट्स। ये करने से होगा क्या, पहले कर लेते हैं इसको। ठीक है जी, इंडिविजुअल अकाउंट इसमें तीन चार दिए हुए हैं। एक नन है, इंडिविजुअल अकाउंट्स और माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म और विंडोज। इंडिविजुअल अकाउंट्स में वो क्या करते हैं, जब जैसे हम इसको सिलेक्ट किया ना, तो अब हम जब क्रिएट करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली ASP.NET आइडेंटिटी उसको कहते हैं। ASP.NET आइडेंटिटी का कोड ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कर देगा। ASP.NET आइडेंटिटी क्या है? ये ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए यूज करते हैं, यानी कि लॉग इन करवाने के लिए, यूजर को रजिस्टर करवाने के लिए। उसका सारा कोड, इवन कि उसके व्यूज भी, वो सारे के सारा कोड जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर डाल देते हैं, यानी हमें खुद से लिखना नहीं पड़ता। हाँ, कहीं हमें जरूरत पड़ती है हम उसमें चेंज कर सकते हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट हमें फैसिलिटी दे रहा है कि आपने जो कोड खुद लिखना है तो आप मेरे बने बने टेम्पलेट्स को यूज करें, और जहां आपको जरूरत हो वहां आप चेंज कर लें। तो इससे टाइम बचेगा। मतलब देखें, अभी 10 मिनट के अंदर अंदर हम पूरी ऐप खड़ी करने लगे हैं, जो रिस्पॉन्सिव भी होगी, यानी मोबाइल ब्राउजर पे भी सही नजर आएगी, और डेस्कटॉप स्क्रीन पे ब्राउजर के अंदर तो ठीक ही नजर आएगी। तो यानी कि 10 मिनट के अंदर हम ऑथराइजेशन भी करा लेंगे, ऑथेंटिकेशन भी करा लेंगे, अपना कस्टम जो काम हम करना चाह रहे हैं, जैसे हम इस केस में प्रोडक्ट्स का डाटा डाल रहे हैं, वो भी हम फौरन फौरन बना लेंगे। तो उसने बहुत आसानी के लिए काफ़ी सारे हमें पैकेजेस दे दिए हैं, काफ़ी सारा कोड खुद ब खुद राइट कर देता है। तो बहरहाल मुख्तसर ये कि आपने यहाँ से इंडिविजुअल अकाउंट्स को सेलेक्ट करना है। नीचे जो माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म है ना, बेसिकली ये एजर के लिए यूज होता है, जिसको अजूर भी लोग बोलते हैं ना। तो एजर में अकाउंट वगैरह बनाने के लिए डाटा वो सारा वहां पर सेव होना शुरू हो जाता है, अथेंटिकेशन वहां से होती है। और विंडोज जो है वो विंडोज अथेंटिकेशन के लिए है, यानी कि अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ना जहाँ पे नेटवर्किंग हुई हुई है, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में है जहाँ पर एक होता है ना सर्वर होता है, फिर उस सारे उसके नीचे वो क्लाइंट पीसी होते हैं। तो अगर आप एक दफा यानी कि लॉगिन हो जाते हैं ना, कंप्यूटर के अंदर लॉगिन हो जाते हैं, फिर आप किसी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं जो इंट्रानेट में चल रही है, तो उसमें आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं होती। जैसे एक मिसाल है कि आपने कोई लीव मैनेजमेंट सिस्टम किसी ऑर्गेनाइजेशन को बना के दिया, और वहां पर नेटवर्किंग हुई हुई है, डोमेन कंट्रोलर जिसको डीसीपी बोलते हैं वो, और क्लाइंट कंप्यूटर बहुत सारे वहां पड़े हुए हैं। अब हर बंदा आता है, अपना लॉगिन अकाउंट बनाता है, सॉरी, उसको लॉगिन अकाउंट वगैरह कंपनी ने दिया होता है कंप्यूटर यूज करने के लिए। जब वो एंटर हो गया तो वो ऑथेंटिकेट हो गया है। अब उसको दोबारा वो लीव मैनेजमेंट सिस्टम, जो उस कंपनी का लीव मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें दोबारा लॉगिन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पहले लॉगिन हो चुका है। ठीक है ना, कंप्यूटर में उसको अकाउंट जो दिया हुआ था उससे वो लॉगिन हो चुका है। अब दोबारा दोबारा क्या जरूरत है, जब वो उसी प्रेमिसेस के अंदर ही उस लीव मैनेजमेंट सिस्टम ने यूज होना है, तो इसलिए जरूरत नहीं होती। इसलिए उस केस में विंडोज यूज होता है। और नन का मतलब ये कि हमने कोई ऑथेंटिकेशन यूज नहीं करनी। तो बहरहाल इस वक्त हम यूज करेंगे इंडिविजुअल अकाउंट्स। तो अभी आगे चलते हैं। इसमें हम .NET 8 यूज कर रहे हैं, जो लेटेस्ट इस वक्त .NET 8 ही है, 9 नहीं आया अभी। बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अब यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे लेफ्ट साइड पे उसने हमें काफ़ी सारी चीज़ें बना के दे दी हैं। कंट्रोलर
एक दो, अच्छा इसमें ये करता ये है कि कुछ थोड़ा सा ना टेस्ट कोड, थोड़े से टेस्ट कंट्रोलर और व्यूज डाल के दे देता है, ताकि जब आप आते साथ ही प्रोजेक्ट को रन करें ना, आपको कुछ ना कुछ नजर आ रहा हो वहाँ पे। इससे बड़ी इंसान को ना मोटिवेशन भी मिलती है कि यार कुछ ना कुछ डाटा उसमें आ जा रहा है। फिर उसी सैंपल को देखते हुए बंदा उसमें चेंज करता है, चेंजेस रिफ्लेक्ट होती हैं, तो बंदा कहता है यार ये तो काम बड़ी जल्दी हो गया, तो इसका बड़ा फायदा भी होता है। तो बहरहाल सबसे पहले हम जो है यहाँ पे जाएंगे ऐप सेटिंग्स के अंदर। ऐप सेटिंग्स के अंदर आप देख लें यहाँ पर डिफॉल्ट कनेक्शन के आगे कनेक्शन स्ट्रिंग दी हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग हम अभी, अच्छा बाय डिफॉल्ट जो इसके अंदर डाटा वो डालता है ना, वो एसक्यूएल सर्वर के लिहाज से, क्योंकि एसक्यूएल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का अपना है ना, और ASP.NET माइक्रोसॉफ्ट की डेवलप की हुई है। तो जो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट वगैरह जो भी वो चीज़ें डालता है वो एसक्यूएल सर्वर के लिहाज से डालता है। तो अब हमने उन चीज़ों को जो पहले से डली हुई हैं उसको माई एसक्यूएल के लिहाज से चेंज कर लेना है। तो आपने ये जो डिफॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, इसको यहाँ से ख़त्म करके एक दूसरी कनेक्शन स्ट्रिंग है वो हम यहाँ पे डाल लेंगे। पैटर्न ही थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी यही होता है। उसमें भी सर्वर होता है, यूज़र नेम होता है, पासवर्ड होता है। बहरहाल वो थोड़ी शॉर्टर होती है उसके मुकाबले में, ये हमने डाल ली उसके अंदर। अच्छा फिर यहाँ इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, ये देखें डाटा के अंदर माइग्रेशन का फोल्डर है, उसके अंदर आपको दो क्लासेस नज़र आ रही हैं। ये उसने पहले से बना के रखी हुई हैं। ये क्यों बना के रखी हुई है, मैंने आपको बताया था ना, आइडेंटिटी जो हमने शुरू में सिलेक्ट किया था ना, इंडिविजुअल अकाउंट, बेसिकली वो इंडिविजुअल अकाउंट बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET आइडेंटिटी को यूज करते हुए अथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का कोड खुद से डाल देता है, जो मैंने आपको बताई थी बात। तो इस माइग्रेशन के फोल्डर दोनों के अंदर ये क्रिएट आइडेंटिटी स्कीमा और एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट मॉडल स्नैपशॉट, इस इन दोनों के अंदर वही कोड पड़ा हुआ है। क्रिएट आइडेंटिटी स्कीमा के अंदर क्या पड़ा हुआ है, उसने सारी क्यूरीज लिख के रखी हुई हैं। जब इन क्यूरीज को रन करेंगे ना, तो 5-6 टेबल होते हैं माइक्रो ASP.NET आइडेंटिटी के, या इसको सिंपल उसको आइडेंटिटी बोल लेते हैं। तो आइडेंटिटी के 5-7 टेबल होते हैं, वो जाके माई SQL की जो DB है ना, जो हम क्रिएट करेंगे उसके अंदर वो जाके डाल देगा। ठीक है, और फिर उसके अंदर खुद से वो डाटा डालता रहेगा। कोई भी नया यूजर बना तो उसका डाटा ASP.NET यूजर का टेबल होता है उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, और सारा डाटा उसमें जाता रहता है। अथेंटिकेशन ऑथराइजेशन वो खुद से करता रहता है, हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो अच्छा, ये हम टेबल इस वक्त हम कर देंगे डिलीट, क्योंकि हमने इनको बनाना है, ये बने हुए हैं SQL सर्वर के लिहाज से, हमने बनाना है माई SQL के लिहाज से। तो हम इनको करेंगे राइट क्लिक और डिलीट। डिलीट हो गए। अब यहाँ पे हम पहले जाएंगे पैकेजेस के अंदर। आप देखें यहाँ पैकेजेस काफ़ी सारे डले हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET कोर और माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET कोर आइडेंटिटी, जो मैंने भी आपको उस बताया था ना आइडेंटिटी के हम यूज़ करते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET कोर आइडेंटिटी का पैकेज भी वो यूज़ हुआ है। ठीक है, जब हमने इंडिविजुअल अकाउंट जब सिलेक्ट किया था तो उसने ये पैकेज इसमें डाल दिया। उसी पैकेज के साथ वो जो माइग्रेशन के दो क्लासेस बनाई थी ना, वो भी उसने डाल दी थी। ठीक है, एक ये ASP.NET कोर आइडेंटिटी, ASP.NET कोर आइडेंटिटी। अच्छा ये क्या है, बेसिकली ASP.NET कोर आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी वाली बातें होगी जो पहले बता चुके। ये है एंटिटी फ्रेमवर्क, यानी कि आइडेंटिटी को यूज करने के भी तरीके हैं ना, यानी कि डेटाबेस से कनेक्ट करने के भी तरीके होते हैं। जिस तरह ADO.NET है, फिर एंटिटी फ्रेमवर्क है, उससे बहुत पहले डाओ होता था। ठीक है, फिर एक और भी आजकल आता है डैपर, गालिबन डैपर, उसके थ्रू भी कनेक्शन हो जाता है DB के साथ। तो मुख्तलिफ ये मॉडल हैं कि DB से हमने कनेक्ट कैसे करना है, लेकिन अब लेटेस्ट जो है ना एंटिटी फ्रेमवर्क कोर ही चल रहा है, क्योंकि ये इजी है, इसमें मैपिंग बड़ी अच्छी और फास्ट हो जाती है। लेकिन रिलेटिवली ये ADO.NET से स्लो होता है। ADO.NET में आपको बहुत सारा कोड खुद लिखना पड़ता है, इसमें कोड इतना नहीं लिखना पड़ता। सारी बात है, जब वो आपको कोई सहूलत देते हैं ना, उसका थोड़ा सा कोई ड्रॉबैक्स भी होते हैं, लेकिन वो ये लोग ये समझ लेते हैं स्लो से मतलब ये है कि पता नहीं 5 मिनट बाद डाटा आएगा। नहीं, इतने थोड़े से डाटे 5-7 रिकॉर्ड या 100-150 या 1000 रिकॉर्ड या 1 लाख रिकॉर्ड भी हों, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्लोनेस की बात तब होती है कि कोई 1 मिलियन रिकॉर्ड आ रहा है या 1 बिलियन रिकॉर्ड आ रहा है, फिर हम कहेंगे कि यार हमने ADO.NET यूज अगर करते तो 5 सेकंड जल्दी डाटा आ जाता है। ये इतना ही फर्क होता है, ये नहीं है कि स्लो का मतलब होगा कि कुछ
लोग इस तरह समझ लेते हैं कि स्लो से मुराद है कि बिल्कुल ही पता नहीं क्या होगा। तो बहरहाल ये हो गया माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET कोर आइडेंटिटी और ASP.NET कोर एंटिटी आइडेंटिटी.एंटिटी फ्रेमवर्क, ये हो गई। फिर तीसरा हमारे पास आता है माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट SQL सर्वर। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये क्योंकि उसने खुद से डाला, इसको हम डिलीट कर देंगे। ये डिलीट करके हम MySQL का डालेंगे। अभी चलते हैं आगे, इसको हमने कर दिया रिमूव, और यहाँ पे हम जाएंगे टूल्स के अंदर और NU गेट पैकेज मैनेजर, और यहाँ से हम डालेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करते हुए MySQL का पैकेज। आप लिखेंगे MySQL.entity ही टाइप करेंगे तो वो आ जाएगा स्टार्ट में MySQL. अच्छा, इसमें आपने एक याद रखनी है, इसमें एक ना, या आपको लास्ट में नज़र आ रहा है MySQL.data.entity framework core। ये पहले ये यूज़ होता था, लेकिन ये डेप्रिकेट हो गया हुआ, ये नहीं यूज़ करना। हम जो नया वाला है ना, दोनों ही ओरेकल के हैं, लेकिन हम नया वाला यूज़ करेंगे जो 5.34 मिलियन यूज़ नज़र आ रहे हैं ना डाउनलोड्स, वो वाला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। इसी तरह एक और पैकेज करेंगे हम MySQL.data, ये दो हम इंस्टॉल कर लेंगे, दोनों पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे। फौरन हो जाते हैं, मसला नहीं होता कोई। अच्छा, जैसे ही हमने ये किया ना, आप देखें नीचे एरर लिस्ट के अंदर ना एक एरर उसने बताना शुरू कर दिया है। वो एरर इसलिए आ रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक आध जगह, क्योंकि वो कोड उसने डाला हुआ है SQL सर्वर के लिहाज से, तो जहां पे SQL सर्वर लिखा होगा ना, वहां हम उसको चेंज करके यूज MySQL कर लेंगे। बस इतना सा काम है, एक जगह एरर है, बस वो MySQL कर लेंगे तो वो सही हो जाएगा। अब इसको बिल्ड एक दफ़ा कर लेते हैं, लेकिन वो एरर दोबारा आ जाएगा, बिल्ड नहीं होगा। तो फिर हम उस एरर पे जाएंगे और जाके उसको करेक्ट कर लेंगे। इस पर डबल क्लिक करें और ये यूज SQL सर्वर की बजाय यूज MySQL, यूज MySQL, बस वो एरर ख़त्म हो गया, बस इतनी सी बात थी। तो फिर रीबिल्ड कर लेते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमने यहाँ पे ये क्या करना है, अब हम यहाँ पे बनाएंगे वो जो माइग्रेशन के, आपको पता है हमने फोल्डर डिलीट किया था, उसमें क्लासेस डिलीट की थी। अब हम यहाँ पे नई माइग्रेशन बनाएंगे MySQL के को यूज़ करते हुए, और वो MySQL के लिहाज से स्क्रिप्ट लिखेगा सारा। फिर उस जो लिखा हुआ स्क्रिप्ट है ना, फिर हम उसको उसके ज़रिए DB के अंदर टेबल डालेंगे ASP.NET आइडेंटिटी के, जो हमारी ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन को देखेंगे। यानी कि ऑथेंटिकेशन, हम हमारी ऐप की ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन करवाएंगे, उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो उसके लिए जैसे इतना लिखना होता है ऐड माइग्रेशन, और आगे नाम दे देते हैं। आमतौर पे इनिशियल नाम लिखते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इनिशियल नाम लिख देते हैं कि इनिशियल फर्स्ट माइग्रेशन ये वाली थी। नाम बहरहाल कोई भी दिया जा सकता है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप अभी ये देखेंगे कि यहाँ पे वो माइग्रेशन ऐड करवा देगा। ठीक है, वो सक्सेसफुली हो गया। और अच्छा, हम यहाँ पे जाके अगला स्टेप ये है कि हमने अभी तक अपना कोई डेटाबेस नहीं बनाई, तो हम पहले डेटाबेस तो बना लें। तो बिज़नेस नाम रख लेते हैं, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ओके ओके पे क्लिक करें तो वो बिज़नेस नाम का स्कीमा बना लेगा। स्कीमा कह लें, डेटाबेस कह लें, ठीक है, बस अप्लाई कर दें। तो फिनिश पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा डेटाबेस क्रिएट कर देगा। ठीक है, और अब जाके हम अब इसके बाद हम लिखेंगे अपडेट डेटाबेस। तो अभी जो हमने माइग्रेशन बनाई है ना, और वो जो 5-7 टेबल का कोड लिख के बैठा हुआ है ये, वो जाके वहाँ पर वो टेबल बना देगा सारे ASP.NET आइडेंटिटी के। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी डिफरेंट है, ASP.NET आइडेंटिटी डिफरेंट है। माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी यूज़ होती है एजर के साथ, ASP.NET आइडेंटिटी यूज़ होती है जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये ASP.NET आइडेंटिटी है।
ये देखिए उसने सारे स्क्रिप्ट चलाया ना। इस स्क्रिप्ट की वजह से क्या हुआ कि डेटाबेस के अंदर कोई 5-6 टेबल होते हैं ASP.NET आइडेंटिटी के, जो ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन को कंट्रोल करते हैं, वो वहाँ पर बन जाएंगे। अभी हम वहाँ पे गए हैं और एक बार रिफ्रेश कर लें, और जैसे ही हम बिजनेस पे क्लिक करेंगे, आप टेबल्स के अंदर देखें, वो देखें ASP.NET रोल्स क्लेम, ASP.NET रोल्स, ASP.NET रोल्स क्लेम्स, ASP.NET यूज़र लॉगिन, ASP.NET एरर और ASP.NET यूज़र्स। तो इसमें हमें, और फिर आखिर में है ASP.NET यूज़र टोकन्स। इसमें हमारे काम के जो है ना, अभी अभी इनिशियल लेवल पे ASP.NET यूज़र से आपका वास्ता पड़ेगा, यानी कि उसके अंदर जितना भी हम यूज़र बनाते हैं ना, पासवर्ड शासवर्ड लगाते हैं रजिस्ट्रेशन के वक्त, तो वो सारा ASP.NET यूज़र के अंदर डाटा आ जाएगा। अभी हमारे टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ इतना ही है फिलहाल तक। ASP.NET यूज़र्स का टेबल है ना, ये वाला टेबल, अभी जब हम रजिस्टर करेंगे तो उसके अंदर लॉगिन की इंफॉर्मेशन इसके अंदर जाती है। चलें जी, हमने एप्लीकेशन चलाई एक दफ़ा, तो आप देखें वो ऑटोमेटिकली उसने रजिस्ट्रेशन का पेज भी बना दिया हमारे लिए। कि भी पहले ये सब लोग यही यूज़ करते हैं, तो क्यों ना माइक्रोसॉफ्ट कहता है हम ही आपको बना के दे दें। तो ईमेल पासवर्ड यहाँ पर हम रजिस्टर करवाते हैं, कोई देते हैं यहाँ पे नाम dev@business.com, पासवर्ड कम्प्लेक्स दे दें, A कैपिटल BCD 1 2 3 4 स्टैरिक। तो रजिस्टर करवाएंगे, तो अब ये जैसे ही रजिस्टर करवाया तो ये डाटा जाके डेटाबेस में सेव हो गया। अच्छा, यहाँ पे जाके अब हमने अपना टेबल एक क्रिएट कराना है। जैसे प्रोडक्ट का नाम का टेबल रख लें, जिसके अंदर हम अपनी, समझ लें हमारा एक छोटी सी ऐप है जिसके अंदर हम प्रोडक्ट का डाटा सेव कराना चाहते हैं, और उसको अथेंटिकेट भी करवाएं कि सिर्फ रजिस्टर्ड यूज़र ही उस डाटे को देख सकें, बाकी कोई और ना देख सकें, अनोनिमस कोई ना देख सके। उसका नाम प्रोडक्ट रख लिया। आईडी और नेम हमने रख दिया। 2 कॉलम ले लिए ना, एक आईडी का, नेम का। आईडी जो है वो प्राइमरी की ले ली, इंट ले लिया, और प्राइमरी की, और NN का मतलब होता है नॉट नल, ये नल नहीं होगा, और इसको ओके करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक जो है ना क्यूरी के अंदर एक ज़रूरी चीज़ ये है कि एक होता है कि आईडी, आपको पता है ना, जैसे जैसे टेबल में डाटा डलता जाता है आईडी की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, जैसे 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक होता है कि हम आईडी की वैल्यू कंट्रोलर साइड से या मैनुअली खुद करो। मैनुअली का मतलब ये कंट्रोलर साइड से फंक्शन लिखें, जो कि इंक्रीमेंट का फंक्शन लिखें, कि हर इंक्रीमेंट के ऊपर आप 1 1 1 इंक्रीमेंट करके लिखते जाओ। लेकिन इन्होंने जो है ना वो SQL सर्वर में भी था, इसमें भी है, ऑटो इंक्रीमेंट की एक सहूलत होती है, जो हम टेबल क्रिएट कर लेते होते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट अगर डाल दें इसमें तो वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस खुद ही इंक्रीमेंट करती रहती है। तो वो हम इसके लिए हमने ऑटो इंक्रीमेंट इसमें लिख देना है। ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर ये देखें ऑटो इंक्रीमेंट हमने डाल दिया। ठीक है, तो आईडी का जो है वो इंट है, नॉट नल है, और ऑटो इंक्रीमेंट है, यानी ऑटोमेटिकली जब डाटा इसमें आता जाएगा आईडी की वैल्यू इंक्रीमेंट खुद ब खुद होती जाएगी। बस इसको अप्लाई कर दें और फिनिश पे क्लिक करें, ये हमारा बन गया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट फेज पे आते हैं। ये, अच्छा, जो एंटिटी फ्रेमवर्क है ना, इसके 3 बेसिकली अप्रोचेस इसको बोलते हैं। 3 अप्रोचेस होती हैं एंटिटी फ्रेमवर्क की। एक को बोलते हैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, फिर होती है कोड फर्स्ट अप्रोच, और एक होती है मॉडल फर्स्ट अप्रोच। डेटाबेस, सबसे पहले कोड फर्स्ट अप्रोच की बात कर लेते हैं। कोड फर्स्ट अप्रोच का मतलब ये है कि आप क्लासेस बनाते हैं। जैसे प्रोडक्ट की क्लास बनाई, उसमें आपने आईडी, एक प्रॉपर्टी आईडी रखी, दूसरी नेम रखी, और यहाँ से स्क्रिप्ट रन किया। जैसे अभी आप देख रहे हैं ना, ऊपर स्क्रिप्ट अभी लिखे भी नजर आ रहे हैं। स्क्रिप्ट रन किया, स्क्रिप्ट रन हुए, और डेटाबेस में जाके बिजनेस नाम का टेबल बन गया, और उसके अंदर आईडी नाम का एक कॉलम बन गया, और नेम नाम का एक कॉलम बन गया। जैसे कि अभी हमने आइडेंटिटी की केस में किया, कि उसके अंदर स्क्रिप्ट हमारे पास थे। वो स्क्रिप्ट आप ना खुद देख सकते हैं, माइग्रेशन के अंदर जाए, मैंने तो उसमें नहीं दिखाया, लेकिन आप माइग्रेशन के अंदर जाएंगे ना, तो आप दोनों वो जो मैंने क्लासेस दिखाई थी ना, उसमें आप जाएंगे तो आप देखेंगे स्क्रिप्ट लिखा हुआ होगा।
तो मकसद ये कोड फर्स्ट अप्रोच का मकसद ये होता है कि भी आप यहाँ से स्क्रिप्ट लिखें, यानी अपनी क्लास वगैरह बनाएं, उस नाम का जो क्लास का नाम होगा वो नाम का टेबल डीबी में बन जाएगा, और जो क्लास की प्रॉपर्टीज होंगी वो प्रॉपर्टीज जाके डेटाबेस में टेबल के अंदर कॉलम बन जाएंगी। ये होती है कोड फर्स्ट अप्रोच। जो इसका थोड़ा सा हमने ये देखा भी कि ये हमने जो ASP.NET के टेबल्स थे ना, ये कोड फर्स्ट अप्रोच यूज करते हुए डेटाबेस में डाले हैं। दूसरा होता है डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। उसमें होता है कि डेटाबेस में आप बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। वो जब आप यहाँ से कमांड अभी मैं लिखूंगा ना, कमांड रन करेंगे ना, तो वो डेटाबेस से उठा के तो क्लास बना देगा। जैसे अभी प्रोडक्ट की हमने टेबल बनाया ना, अभी आपके सामने मैं करता हूँ, प्रोडक्ट का टेबल है। अब वो प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे आके क्लास नेम बन जाएगी, आईडी यहाँ पे आके प्रॉपर्टी बन जाएगी, नेम वहां पे कॉलम था यहाँ आके प्रॉपर्टी बन जाएगी। अब ये देखते हैं हम करते हैं। तो उसका एक ये कोड होता है स्कैफोल्ड और डैश डीबी कॉन्टैक्ट्स, और ये वही सर्वर इक्वल टू लोकल होस्ट और यूआईडी रूट और ये पासवर्ड, ये वही कनेक्शन स्ट्रिंग है जो आपको मैंने उधर दिखाई थी ना ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर, ये वही है। सिर्फ आखिर में है डैश आउटपुट डायरेक्टरी मॉडल्स। ये डैश आउटपुट डायरेक्ट DIR क्या है? डैश आउटपुट DIR है कि भाई ये जो हम क्लास जनरेट करेंगे यार, ये कहाँ बनानी है, किस फोल्डर में बनाऊं। तो हमने उससे बताया कि मॉडल्स का हमारे पास फोल्डर है, इसके अंदर आपने ये जो आप डेटाबेस की क्लास बनाएंगे ना, टेबल की जो यहाँ पे आके क्लास बन जाएगी, जैसे प्रोडक्ट का वहां पे भी टेबल बना के आए हैं, उसकी यहाँ पे क्लास बननी है, तो वो मॉडल्स के फोल्डर के अंदर आपने बनानी है। तो बस ये करके तो एंटर कर देंगे तो वो बस बना देगा। यहाँ पे एंटर करेंगे तो बस वो उसने बना दिया, और साथ ही यहाँ पे आ जाएगा। वो देखिए मॉडल्स के अंदर ये देखिए सबसे एंड के ऊपर प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी। अब ये प्रोग्राम CS के अंदर हमने जाना है, और यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड DB कॉन्टैक्ट्स। इसके आगे DB कॉन्टैक्ट्स में लिखा हुआ एप्लीकेशन DB कॉन्टैक्ट्स, ये डिफॉल्टली इसके अंदर डला हुआ है। एप्लीकेशन DB कॉन्टैक्ट्स बेसिकली डील कर रहा है ASP.NET आइडेंटिटी को, यानी कि ये सारी कम्युनिकेशन जो डेटाबेस की ऐप के साथ हो रही है ना, वो एप्लीकेशन DB कॉन्टैक्ट्स करवा रहा है, जो लॉगिन रजिस्ट्रेशन वगैरह की हो रही है। अब जब जो हम अपनी करेंगे ना, जो हमने जो प्रोडक्ट का अपना मैनुअल टेबल बनाया है, इसकी जो सारी कम्युनिकेशन DB के साथ होगी ना, वो हम अपना एक कॉन्टैक्ट्स भी इसने बना दिया है इसके अंदर। बेसिकली प्रोडक्ट के अंदर उसने बना दिया, वो उसका नाम है बिजनेस कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, इस पे आप डबल क्लिक करेंगे ना प्रोडक्ट के ऊपर, तो वहां बिजनेस कॉन्टैक्ट्स लिखा हुआ आएगा। बिजनेस क्यों रखा है नाम? बिजनेस नाम इसलिए उसने रखा है क्योंकि आप डेटाबेस का नाम बिजनेस था, तो उसने उसी नाम से उठा के बिजनेस कॉन्टैक्ट्स कर दिया। तो वो बिजनेस कॉन्टैक्ट्स को यूज करते, ये मतलब ये जो यूज हो रहा होता है ना, हम कोई मैनुअली नहीं यहाँ से करेंगे, ये बैक एंड पे खुद ही कर रहा होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये वाला कॉन्टैक्ट्स ये वाला काम कर रहा है और ये कॉन्टैक्ट्स ये वाला काम कर रहा है। एप्लीकेशन DB कॉन्टैक्ट्स जो है वो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन वगैरह जो DB से हो रही, DB और ऐप के दरमियान हो रही है ना, उसको कंट्रोल करेगा। और बिजनेस कॉन्टैक्ट्स जो है वो हमारा अपना जो मैनुअल हमने टेबल डाला है उसको करेगा। एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट्स कोड फर्स्ट अप्रोच को यूज करते हुए यूज कर रहे हैं, और DB कॉन्टैक्ट्स जो है सॉरी बिजनेस कॉन्टैक्ट्स जो है उस वो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज करते हुए कर रहे हैं। अच्छा, हम ये भी कर सकते थे कि यहाँ पर कोड फर्स्ट अप्रोच ही यूज करते हुए हम प्रोडक्ट का ये काम करते हैं। मतलब यहाँ पे जिस तरह प्रोडक्ट और CS का यहाँ पे क्लास बनी है ना, ये हम कर सकते थे कि यहाँ पर पहले हम खुद क्लास बनाते, ये तो अभी खुद बनी है ना, हम क्लास यहाँ बनाते हैं, वहां पे ID नाम की प्रॉपर्टी देते, नेम की प्रॉपर्टी देते, और यहाँ से वो जो पहले हमने कोड नहीं रन किया था ऐड माइग्रेशन और फिर अपडेट डेटाबेस, वो लिखेंगे तो ये प्रोडक्ट का इस क्लास से प्रोडक्ट का टेबल DB में जाके बन जाता। लेकिन मैंने आपको दोनों अप्रोचेस बता दी हैं। वैसे ज्यादा जो यूज होती है ना मार्केट में, वो कोड फर्स्ट अप्रोच यूज होती है कि क्लास लिखो और डेटाबेस बन जाए। लेकिन मैंने आपको दोनों इसलिए करेंगे, चले दोनों कवर हो जाए। मॉडल फर्स्ट अप्रोच बहुत कम यूज होती है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती इतनी ज्यादा, तो वो बहुत कम यूज होती है। मॉडल फर्स्ट बेसिकली वैसे होता क्या है, वो ये होता है कि एक इसके अंदर एक पैकेज और इंस्टॉल करते हैं, और उसमें क्या होता है, यानी कि पिक्चर्स
की बाकायदा मॉडल्स की पिक्चर होती है, यानी कि डब्बे डब्बे से होते हैं। जैसे आपने एसक्यूएल सर्वर के अंदर देखा होगा ना कि आप डिजाइनर खोल के कोई भी टेबल उसमें डालते हैं तो वो एक डब्बा सा आ जाता है, उसके ऊपर टेबल का नाम लिखा होता है, नीचे प्रॉपर्टीज लिखी होती है, उनको फिर आपस में आप कनेक्ट कर लेते हैं। यानी कि वो डिजाइन के थ्रू आप करते हैं काम, फिर उसको सेव करते हैं और रन करते हैं, फिर डेटाबेस के अंदर जाके टेबल बन जाता है, और इधर जो है वो कोड उसका इधर जो है वो उसकी क्लास बन जाती है। वो इस तरह से करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कोड फर्स्ट अप्रोच यूज होती है। लेकिन मैंने आपको दोनों बता दी, कोड भी और डेटाबेस भी। चलें, यहाँ पर जो है ना बिल्डर डॉट सर्विसेज में जाके मैं अब डालूंगा, उसको चेंज करेंगे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये देखिए ना बिजनेस कॉन्टेक्स्ट आ रहा है ना, तो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, बस यहाँ से हमने नाम ही उठाना है। और ये बिजनेस कॉन्टेक्ट यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। बस इतना काम ही है। अगर ये हम नहीं लिखेंगे ना तो क्या होगा, जब हम जाके क्रिएट व्यू ओपन करेंगे और क्रिएट करवाएंगे ना प्रोडक्ट, तो वो एरर दे देगा, कहेगा कि यार ये क्रिएट, मैं तो इस टेबल को जानता ही नहीं हूँ, ये क्लास जो है ये किस तरह कम्युनिकेट कर रही है, इसलिए ये लिखना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जब हम डेटाबेस से इस तरह क्लास जनरेट करते हैं ना डीबी फर्स्ट प्रो यूज़ करते हुए, तो ऑटोमेटिकली ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो है ना ऑन कॉन्फ़िगर के अंदर डाल देता है। तो यहाँ से हम इसको कमेंट कर देंगे, क्योंकि हमने ऐप सेटिंग्स के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग डाली हुई है, तो दोबारा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम इसको कमेंट कर देंगे तो कोई मसला नहीं है। वो कह भी यही रहा है कि आप इसको जाके कमेंट कर दें, क्योंकि ये आपके जो है ना पोटेंशियली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो इसको आप यहाँ से रिमूव कर लें। अगर ये पड़ी भी रहे यहाँ पे तब भी कुछ नहीं होता, लेकिन इसको आइडियल ये है कि आप इसको यहाँ से ख़त्म कर दे। तो मैं कमेंट कर देता हूँ कि ताकि ये वार्निंग ख़त्म हो जाए। वार्निंग ना भी ख़त्म हो तब भी चलाता वो रहेगा, लेकिन चलें अच्छा है, वार्निंग ख़त्म कर लेते हैं। चलिए जैसा बिल्ड कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। रन करके देखते हैं क्या हुआ हमारे साथ। और प्रोडक्ट और क्रिएट करके देखा, लेकिन हमने ना कंट्रोलर नहीं बनाया ना, प्रोडक्ट और आगे क्रिएट, लेकिन उसको तो पता ही नहीं अभी प्रोडक्ट और क्रिएट है क्या चीज़, क्योंकि हमने अभी डेटाबेस को ये तो बता दिया है, एप्लीकेशन को इतना बताया है कि एक प्रोडक्ट नाम का टेबल है और उसने उसकी क्लास बना ली है। और पर्पज़ ये है कि प्रोडक्ट हमारी क्रिएट होनी शुरू हो जाए और उसकी लिस्ट हमें नजर आए, जो क्रिएट हुई प्रोडक्ट्स हैं डेटाबेस उनकी लिस्ट नजर आनी शुरू हो जाए, हम उनको डिलीट कर सकें, हम उनको एडिट कर सकें। तो हमने अभी प्रोडक्ट क्रिएट लिख दिया यहाँ पे, लेकिन अभी तो कुछ पीछे इसका कंट्रोलर नहीं बना। हाँ, मॉडल बन गया, कंट्रोलर नहीं बने और व्यूज नहीं बने, तो वो अब हम जाके बनाते हैं। वो हम बनाएंगे स्कैफ फोल्डिंग से, मैनुअल नहीं बनाएंगे, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट ने हमें फैसिलिटी दी हुई है कि स्कैफ फोल्डिंग यूज करते हुए आप बस अपना मॉडल वहां से चूज करेंगे, वो आपके लिए एडिट का, डिलीट का, क्रिएट का, लिस्ट का सबका कोड लिख देगा, फिर हम उसमें अपनी मर्जी से चेंज कर लेंगे। ये फास्ट अप्रोच है। तो हम वापस जाते हैं और वहां जाके हम कंट्रोलर ऐड करेंगे। तो आप कंट्रोलर्स के फोल्डर पे जाएं, राइट्स जो हमारे पास सोल्यूशन एक्सप्लोरर है, इसमें कंट्रोलर के अंदर आप ऐड कंट्रोलर, और सबसे आखिर वाला हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे हम सिर्फ मॉडल सेलेक्ट करेंगे। और हाँ, इसमें एक चीज़ और भी है कि ये डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास है ना, इसमें दो कॉन्टेक्स्ट दिखा रहा होगा, एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एक बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नहीं यूज़ करेंगे हम, बल्कि बिजनेस कॉन्टेक्स्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने ये डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज़ करते हुए इसको करना है, तो हमने बिजनेस कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर लिया। अगर हम इसको बनाते ना कोड फर्स्ट के थ्रू, तो फिर हम वो एप्लीकेशन यानी कि जो प्रोडक्ट का टेबल, जो प्रोडक्ट का मॉडल यहाँ बना है, ये बिजनेस डीबी फर्स्ट अप्रोच के थ्रू बना ना, इसलिए हमने बिजनेस कॉन्टेक्स्ट यूज किया है। हम फिर वो बात लंबी हो जाएगी, बार आपको पहले मैं बता चुका हूँ, कोड फर्स्ट अप्रोच अगर यूज करते हुए बनाते तो फिर हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा, दो इसमें ड्रॉप डाउन में दो होंगे, फिर हम वो यूज करते हैं। लेकिन इसको हम डीबी कॉन्टेक्स्ट के थ्रू यूज कर रहे हैं, तो हम बिजनेस कॉन्टेक्स्ट इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके किया।
अच्छा, इसमें एक चीज़ और ये भी है कि प्रोडक्ट पे सिलेक्ट किया ना, ये जो आपको यहाँ नजर आ ना यूज़ अ लेआउट, यहाँ पे आपने ये व्यूज़ जब यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो व्यूज़ के अंदर शेड के अंदर अंडरस्कोर लेआउट डॉट सी एस एच टी एम एल ये ज़रूर सिलेक्ट करवा लेनी है, ताकि उसकी स्टाइलिंग आपको फिर नज़र आनी शुरू हो जाए। ये लगा होगा ना, तो फिर वो ऐप हमारी रिस्पॉन्सिव मोबाइल फ्रेंडली नज़र आनी शुरू, क्योंकि उसमें बूटस्ट्रैप डला हुआ है उस व्यू के अंदर, उस लेआउट के अंदर। तो बहरहाल यहाँ पे हम स्कैप फोल्डिंग के थ्रू अब कंट्रोलर देखना, कंट्रोलर खुद क्रिएट हो जाएगा, पूरा कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगा और व्यूज़ भी क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है जी, कंट्रोलर क्रिएट हो गया, व्यूज़ भी हम बस रन कर लेते हैं इसको एक दफ़ा, और यहाँ पर सिर्फ यूआरएल दे देते हैं प्रोडक्ट और क्रिएट का। अब देखें वो क्रिएट का पेज उसने इस तरह का बना दिया। हाँ, इसमें आप देखो ना क्रिएट बड़ा सा लिखा आ रहा है, मतलब एक सिंपल ही है ना, इसको हम अपनी मर्जी से कलर कर सकते हैं। क्रिएट को कुछ करना है, कल इसको पीछे से ब्लैक कर दिया या ग्रे कर दिया, कुछ भी वो अपनी मर्जी की स्टाइलिंग लगानी वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये लिस्ट शो कर दी। अब हम जैसे हमने पीछे क्रिएट किया ना, कोई नाम लिखा है, क्रिएट किया तो वो क्रिएट हो गया। इसको आप एडिट भी करवा सकते हैं, डिलीट कराएंगे डिलीट होगा। ये सारी फंक्शनैलिटी ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल करता है। मतलब ऑटोमेटिक ये नहीं कि हम खुद कुछ कर नहीं सकते, मतलब कंट्रोलर पे चीज़ें हम डिलीट के ऊपर कुछ और भी फंक्शनैलिटी करानी है, लेकिन अब क्योंकि हम सिंपल लेके चल रहे हैं ना, वो तो चीज़ें तो फिर बहुत सारी हैं। तो बहरहाल मुख्तसर ये है कि ये हमारे क्रूड ऑपरेशन जो है ना उसमें कवर हो रहे हैं। ये देखें ना, अब ये कंट्रोलर है, इसके अंदर अब अभी जो हमें लिस्ट नज़र आ रही थी ना, वो इस लाइन से नज़र आए थे, इंडेक्स और रिटर्न व्यू अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट। और ये कॉन्टेक्स्ट कौन सा है, ये देखें, ये इसका यहाँ पे डिफाइन हुआ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट्स डॉट टूल है, यानी कि प्रोडक्ट के अंदर जितनी भी लिस्ट है, जितने भी उसमें आइटम पड़े सारे शो करवा दो, वो रिटर्न करवा दो व्यू को। और व्यू हमारा जो है वो इसी नाम का बना हुआ, इंडेक्स नाम का, और वहां पे आके लिस्ट शो हो जाती है। अच्छा, इस पे हम ये काम कर लेते हैं, ऑथोराइज का एट्रीब्यूट। ऑथोराइज का एट्रीब्यूट इसलिए लगाते हैं कि जिस भी कंट्रोलर को हमने से यानी कि बनाना हो कि भी ये कोई इसको व्यू ना कर सके जब तक लॉगिन ना हो, ऑथेंटिकेट ना हुआ, तो हम उसके ऊपर ऑथोराइज लगाएंगे। जैसे लॉगिन का जो पेज नजर आता है ना, उसके ऊपर ऑथोराइज नहीं लगाता, क्योंकि वो तो कोई भी आ सकता है ना, लॉगिन करना है तो कोई भी बंदा वहां पे आ सकता है। तो ऑथोराइज वहां पे लगाते हैं जिस पेज को हमने प्रोटेक्टेड रखना है, जो कि लॉगिन हुए बगैर कोई देख ना सके, तो उसके पेज के ऊपर हम ऑथोराइज का एट्रीब्यूट जैसे ही लगाते हैं। अब ये पेज, ये कंट्रोलर के जितने फंक्शन है, जब तक कोई लॉगिन नहीं होता ना, उसको नजर उसी को नजर आएंगे जो लॉगिन हुआ है। जब तक कोई लॉगिन नहीं होता उसको नजर नहीं आएंगे। अब इसको हम लेआउट के अंदर थोड़ी चेंज कर लेते हैं ना, कि पहले तो हम यूआरएल से डाल रहे थे ना, कि लेआउट के अंदर हमने यूआरएल के अंदर डाला था प्रोडक्ट और क्रिएट का। अब यहाँ पे हम डाल लेते हैं प्रोडक्ट, यानी कि लिंक वहां पे हमें नजर आए। तो ये सिंपल सा कोड है, जब पहले जैसे कोड लिखा हुआ है वैसे ही आप उसको कॉपी पेस्ट कर लें और उसके अंदर थोड़ा चेंज कर लें। आप देख लें किस तरह होगा। मैं उसको पहले वाले को सिलेक्ट करूंगा, ये इस टैग को पूरे को, इसको कॉपी किया, नीचे पेस्ट कर दिया, और इसमें हम चेंज कर लेते हैं। पहले होम और प्राइवेसी नज़र आ रहा था, अब होम, प्रोडक्ट और प्राइवेसी तीन वहाँ पे लिंक नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कंट्रोलर का नाम प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स ही है, और लिस्ट जो है ना वो इंडेक्स नाम की, मैंने भी आपको फंक्शन दिखाया, तो एक्शन का नाम वो इंडेक्स है, तो इंडेक्स ही आना है। यानी कि मतलब क्या हुआ कि कंट्रोलर, होम कंट्रोलर में जाओ, यानी कि जब इस लिंक पे क्लिक होगा, इसका मतलब ये कि होम कंट्रोलर में जाओ और वहां इंडेक्स का जो एक्शन है ना उसके कोड को रन करो। तो उस कोड के अंदर क्या लिखा हुआ है कि भाई लिस्ट जो है ना वो डेटाबेस से उठा के लेके आओ प्रोडक्ट के टेबल के अंदर से, और व्यू को भेज दो। वो जितने भी उसके अंदर प्रोडक्ट के नाम लिखे होंगे वो व्यू को भेज देगा। वहां पे आगे एक फॉर लूप लगा होगा, वो सारा वन बाय वन करके व्यू में शो करवा देगा। बस इतनी सी गेम है यहाँ पे, प्रोडक्ट्स का कंट्रोलर है।
इसी तरह थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। अभी हमें वहाँ पे से लिंक ब्लू 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 से नज़र आ रहे थे ना, थोड़े बटन थोड़े अच्छे स्टाइल से नज़र आए, उसके लिए बूटस्ट्रैप इसमें पहले से लगी हुई है, लेआउट के अंदर लिंक भी दिया हुआ है बूटस्ट्रैप का। तो बूटस्ट्रैप के बटन की थोड़ी सी स्टाइलिंग होती है। इस तरह से हम क्लास देखे ना, उसमें BTN लिखते हैं, बटन प्राइमरी प्राइमरी है, ब्लू सा बटन नज़र आना शुरू हो जाएगा। सेकेंडरी ज़रा ब्लैकिश सा नज़र आता है। फिर 5-7 कलर हैं, रेड है, ग्रीन सा है, ब्लू है, उनके मुख्तलिफ नाम रखे हैं। किसी का नाम इन्फो रखा है, किसी का नाम रेड वाले का नाम डेंजर रखा है, इस तरह से हैं। तो वो हम जब उसको स्टाइलिंग इस तरह दे लेंगे तो वहाँ पर वो बटन जो है ना वो ब्लू ग्रीन येलो इस तरह के नज़र आने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा अच्छा एप्लीकेशन थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगती है। इसी तरह क्रिएट जो है इसको भी दे देते हैं कलर। इन्फो ब्लू सा होता है, इन्फो में ख्याल ग्रीन होता है शायद, ग्रीनिश सा, हाँ ग्रीनिश सा होता है। एक काम हम और कर लेते हैं, ये जो मैंने भी चेंजेस की हैं ना, अब ये प्रोजेक्ट चल रहा होता है ना, तो व्यू के अंदर चेंजेस करें तो रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो अब हम एक इसमें पैकेज इंस्टॉल करने लगे हैं, रन टाइम कंपाइलेशन। तो उसमें क्या होगा कि आप व्यू के अंदर जब भी चेंज करेंगे ना और सेव करेंगे तो उधर जैसी पेज को रिफ्रेश करेंगे तो वो नई चेंज को रिफ्लेक्ट कर देगा, अगर ये पैकेज हुआ होगा। तो इसको बस हम इंस्टॉल कर लेते हैं। वगरना हमें ना प्रोजेक्ट स्टॉप कर करके फिर रन करना पड़ता है, स्टॉप करेंगे फिर रन करेंगे, उसमें टाइम लग जाता है, ऐसी 20-25 सेकंड रन करते करते लग जाते हैं। तो इस सूरत हाल में नहीं करेंगे। हाँ लेकिन जो है ना ये सिर्फ UI के लिए ये काम करता है। कंट्रोलर साइड पे अगर कोई चेंज है ना तो वो आपको स्टॉप करके ही दोबारा रन करना होगा, अगर आपने कोड की रिफ्लेक्शन देखनी है, कोड यानी कि नया कोड की रिफ्लेक्ट चेंजेस वहाँ पे रिफ्लेक्ट हों। हाँ पे लॉगिन करते हैं। लॉगिन में भूल गया हूँ, चलें एक और अकाउंट बना लेते हैं, एक और अकाउंट बना लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। और ये अब यहाँ पे हम देखें ना कलर आ गए हैं, तो अब क्रिएट करेंगे, एडिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें लीटर कर दिया पूरा LT, तो हो गया। क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप नया प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो अब देख लें इसमें कोई भी, अगर आपको भी फिर भी किसी चीज़ की समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मैंने F12 प्रेस किया है, F12 प्रेस करने से वो मोबाइल व्यू में शो करवा देता है। आप देखें ना ऊपर से यहाँ डायमेंशन आपको शो हो रही है, डायमेंशन सैमसंग गैलेक्सी X8, यानी कि इन डिवाइसेस पे कैसे नजर आएगा। ये पूरी लिस्ट है, गैलेक्सी, आईफोन, टैब, सबकी लिस्ट दी हुई है। जैसे ही आप ये कैरेट सा बना हुआ, कैरेट सी बनी है, उस पर क्लिक करेंगे वो सारी लिस्ट दे देगा। जिसको भी सिलेक्ट करेंगे ना उसका लेआउट सा दे देता है कि इस मोबाइल पर वो किस तरह का शो होगा। तो हमारी ये एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव है, तो किसी भी डिवाइस के ऊपर वो बिल्कुल सही नज़र आएगी। ठीक है जी, इसको आप जिस तरह मर्जी देखें, कोई चीज़ समझ में ना आए तो कोई मसला नहीं है, आप मुझसे पूछ लें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।